हूँ जो आप लोग चुन के दें, ताकि आपके ऊपर जो बेजा तनकीद होती है कि जी आपने उसको मुंतखब करके दे दिया, उसको करके दे दिया, सारा ब्लेम जो है या सारी चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर भी हैं। देखिए उसमें ये सारी म्यूचुअल आपकी कोऑर्डिनेशन से होता है। मुझे आज भी याद है जब मैं क्रिकेट बोर्ड में आया था तो मुल्तान का पहला टास्क था कि इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही थी, तो उसमें जब हम गए तो जाके कोच से जब बात की, गिलेस्पी से जेसन जो थे, कि अगला टेस्ट मैच होने वाला है, फिर तीसरा टेस्ट मैच है, तो आपका क्या प्लान है, किस तरह से आपने को पिचेस हमने सोचा चेंज करें, कुछ स्पिनर्स डालें। तो उसने भी यही कहा था कि देखिए ये टीम जो है ना 15 की बन चुकी है और अब मैं इसमें कोई जो है ना तब्दीली नहीं करने दूंगा। तो हमने ये भी सोचा कि अगर आपने या तो हमें बताएं कि आपका आगे प्लान क्या है इसको लेके, तो फिर उस वक्त यही डिसाइड हुआ कि देखिए ये इट्स नॉट अबाउट पर्सनल ईगो, ना ये सिर्फ ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट एक बंदे की ज़िद के ऊपर या एक बंदे के जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी उससे मामला तय होते हैं उसके ऊपर हम सारे हाथ बांध के बैठ जाए। तो तब भी यही फ़ैसला हुआ कि नहीं, फिर अगर सिलेक्शन कमेटी सारी मिलके अगर चाहती है कि इवन ड्यूरिंग द सीरीज़ भी कि कोई अगर पॉलिसी है कि हम इस सीरीज़ को कैसे जीते, तो फिर तब भी ये कहा कि जो भी 11 भी बनेगी तो उसमें भी सिलेक्शन कमेटी शामिल होगी। तो तब से लेके इंग्लैंड सीरीज़ भी हुई, फिर ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज़ हुई जो कि पाकिस्तान जीता भी वनडे सीरीज़, उसके बाद 11 भी जो थे, हर मैच चाहे वो अवे है चाहे वो होम है, वो सिलेक्शन कमेटी के साथ मिल के कोच और कैप्टन डिसाइड करते थे। बीच में मैं भी 3-4 महीने कोच बना, तो जहाँ भी जाते थे, साउथ अफ्रीका में गए, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी हुई, तो सारी जो 11 थी प्लेइंग 11 वो भी सिलेक्शन कमेटी के साथ मिल के होती थी। इनफैक्ट जब फिर हमने कोच जो लाना ही था, एक प्रोफेशनल कोच लाना था, तो उसको जब आए तो उसके साथ ये था कि देखिए हम नहीं चाहते कि कोई भी बंदा अगर काम करने आता है फुली उसको फ्रीडम मिलना चाहिए, पूरा उसको हक है कि वो अपनी टीम जो है वो बनाए। तो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग हमेशा से यही थी कि हम 20 प्लेयर एट टाइम्स 18 प्लेयर्स, इस सीरीज़ से पहले हमने उसको 21 प्लेयर्स दिए हैं, ये जो अभी बांग्लादेश वाली है, हम सिलेक्शन, और उसमें भी हम हमेशा कोच को साथ बिठाते हैं कि आप जो 20 में भी आपकी इनपुट आए। मकसद ये है कि ये नहीं है कि हमारी मर्ज़ी या उसकी मर्ज़ी, मकसद ये है कि आपकी जो बेस्ट टीम है वो सिलेक्ट हो। तो अब होता ये कि टाइम्स मैं देखता हूँ कि लोग जो हैं वो एक पर्सनल अटैक लोगों को करते हैं, इससे हम बिल्कुल नहीं पीछे हट रहे कि जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वर्ल्ड कप में वो नहीं आई। बट आगे ये है कि आगे एक पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन हो रही है, जब आप कोच वापस आएंगे तो उनके साथ बैठेंगे कि ये इस तरह से अब अगर आप कोचेस को और सिलेक्टर्स को मिल के अगर 15 की टीम बन जाए तो दैट इज़ बेटर वे, क्योंकि आप 20 की टीम उनको स्क्वाड देते हैं, उसमें वो 15 सेलेक्ट कर लेते हैं, देन वो जो लोग हैं उनको समझ नहीं आती कि अब ये तोपों का रुख करना किस तरफ है। बट आई थिंक कि वो आएंगे तो फिर उनसे डिस्कस करके फ्यूचर का प्लान बनाएंगे। आकिब साहब, यूँ महसूस हो रहा है जैसे कि आप ना तनकीद से घबरा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। अगर ऐसी ही कोई बात थी, अगर आप ये चाहते थे कि तनकीद ना हो, तो जैसे ही वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था उसके बाद आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, वो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल दूसरी बात मेरी एक, जैसे अब कौमी T20 चैम्पियनशिप हो रही है, देखिए ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बाबा आदम ही निराला है कि वर्ल्ड कप हो गया T20 का, अब T20 कौमी चैम्पियनशिप हुई, वरना कौमी चैम्पियनशिप ऐसी होती है जिसमें खिलाड़ियों को चुनाव होता है, उनकी सिलेक्शन होती है। तो आप देखें 2027 की आप अब जब तैयारी कर रहे हैं, चलो उसके लिए तो आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप सब लोग बैठे हुए हैं, इससे पहले भी 8 सिलेक्शन कमेटी बनी है। चेयरमैन नकवी साहब को तो मैं इतना कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, आप लोग प्रोफेशनल आदमी हैं, आप लोगों को तो चाहिए कि थोड़ा सिस्टम के अंदर आए ना, सिस्टम में लेके आएँ चीज़ों को कि कैसे सिलेक्शन करनी है, कैसे क्या होगा। देखिए जहाँ तक आपने बात की कि जो आपकी
नेशनल T20 है, ये वर्ल्ड कप से पहले होनी चाहिए थी। देखिए दुनिया में जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, जब से क्रिकेट हो रही है वो इवेंट वाइज आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होती। और ये हरगज़ नहीं है कि अभी आप टूर्नामेंट कराएं और उसमें जो परफॉर्म करे उसको आप पाकिस्तानी टीम में ले जाएं। आपकी जो पाकिस्तानी टीम का जो 20-18 लोग होते हैं, मोर और लेस एक पूल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बना होता है। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि जी हर अब वर्ल्ड कप से पहले या मेन टूर्नामेंट से पहले आप उनके ट्रायल बेसिस के ऊपर आप टूर्नामेंट कराएं। ये एक प्रोसेस का हिस्सा होता है। अभी ये जो अभी टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें जो सिलेक्टर्स हैं वो देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, कोई आउटस्टैंडिंग प्लेयर अगर आया है तो उसको हम अपने पूल में शामिल कर लेते हैं कि आइंदा जो भी टूर्नामेंट या जो भी सीरीज़ आएगी तो उसमें हम इनको चांस देंगे। जैसे ये आपके यंग बच्चे जो हमने 5-6 डाले हैं, तो वो उसी प्रोसेस का हिस्सा है जो पिछले 2 साल से ओवर द ईयर्स वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो ये अचानक आप नहीं कर सकते कि जी वर्ल्ड कप आया तो उससे पहले एक टूर्नामेंट कराएं, उसमें जो परफॉर्मेंस करे आप उसको डाल लें। जहाँ तक आपने बात की कि इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस देखिए सिंपल है। आपकी 3 तरह की डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसमें आपकी 4 डे क्रिकेट है जिसकी सिलेक्शन जो है वो आपको रिफ्लेक्शन नज़र आएगा आपकी टेस्ट में, फिर आपकी लिस्ट ए है, फिर आपकी T20 है। तो ये एक टूर्नामेंट में या एक लम्हे किसी की परफॉर्मेंस से हम किसी को टीम में ना डाल सकते ना निकाल सकते हैं। कम से कम 2 साल आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं, जिस तरह अभी ये माँ सदाकत ने दी, शामिल हुसैन ने दी। तो इस तरह से आप ऐसे नहीं कि हर सीरीज़ के बाद या हर 6 महीने के बाद आप एक नए 6 लड़के खड़े कर दें और 4 को बाहर कर दें। आके भाई शकील खटक। अच्छा आके भाई, मेरे सवाल के 2 पोर्शन, एक T20 वर्ल्ड कप के हवाले से और एक अभी बांग्लादेश सीरीज़ के हवाले से। हमने T20 वर्ल्ड कप में देखा कि फ़खर जमान हमारे स्क्वाड का ऐसा थे, नसीम शाह स्क्वाड का ऐसा थे, लेकिन खिलाया नहीं गया। जब उनके मौका दिया गया तो उन्होंने परफॉर्म भी किया, लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी। तो ये क्या रीज़न थी? क्या उनके फिटनेस की इश्यूज़ थे या कि ये वहाँ पर जो टीम मैनेजमेंट थी उनका डिसीजन था उनको ना खिलाने का? दूसरा, इस बांग्लादेश सीरीज़ में हमने सिलेक्शन में देखा है कि हमारे फ़खर जमान भी नहीं है, नसीम शाह भी नहीं है, साइम भी नहीं है, बाबर भी नहीं है। ODI में उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी, हालांकि T20 की बेस के ऊपर उनको ड्रॉप किया गया है, या उन्हें परमानेंटली टीम से ड्रॉप किया गया या फ्यूचर प्लान का हिस्सा है, सिर्फ इस सीरीज़ से उन्हें ड्रॉप किया गया। तो ये ज़रा क्लैरिटी दे दें, क्योंकि इसके हवाले से काफ़ी बातचीत हो रही है। देखिए जहाँ तक बात है कि जो वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड था उसमें प्लेइंग 11 में कौन सा प्लेयर कब खेला, देखिए एट टाइम्स ये एक कोच को हक भी होना चाहिए और कैप्टन को भी हक होना चाहिए कि हम सारे लोग इधर बैठे हुए हैं, वहाँ पे क्या कंडीशंस हैं, किस टीम के अगेंस्ट खेलना है। तो कोच एंड कैप्टन आर द बेस्ट पीपल टू जज, और इसका जवाब भी मेरा ख्याल वही आके जब आएंगे तो आप वो बेहतर पोजीशन में होंगे इसको एक्सप्लेन करने में। मैं तो आपको नहीं बता सकता कि जी फ़खर पहले क्यों नहीं खेला या नसीम क्यों नहीं वहाँ खेला। दूसरी बात कि कुछ प्लेयर्स जो है उनको इस सीरीज़ में नहीं इंक्लूड किया गया। उसमें कुछ ऐसी जो बाबर आजम की लेके इंजरी को लेके अभी वो जब वहाँ से वापस आए हैं तो वो उसको देखा है डॉक्टर ने हमारे यहाँ भी, तो उसकी जो इंजरी है वो उसको अलाउ नहीं कर रही कि अभी वो इस सीरीज़ में खेलता है या अभी इस टूर्नामेंट जो T20 है वो भी वो चाह रहा था कि खेले, लेकिन वो इंजर्ड है। और आपका क्या था एक फ़खर, जी फ़खर भी इंजरी, और इसके ऊपर हम एक अभी क्रिकेट बोर्ड से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी एक इंक्वायरी करा रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि फ़खर भी अनफिट है, कि वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद ये 2 प्लेयर की इंजरीज तो हमारे सामने आई हैं। तो क्या ये जब वर्ल्ड कप के दौरान खेल रहे थे तो इनकी जो फिटनेस थी उसको क्या देखा नहीं जा रहा था? क्या वो फुली फिट नहीं थे तो खेल स्क्वाड का हिस्सा थे? क्योंकि हम सिलेक्टर्स हैं, हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। बट जब आप वर्ल्ड कप में चले जाते हैं तो फिर जो भी उनकी हेल्थ इश्यूज़ है या इंजरीज़ का इश्यूज़ है, अपडेट है, वो तो आपका हेड कोच है, आपका फिजियो है, जिसको ये अपडेट रखनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए इस चीज़ का।
अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, रामिस हुसैन यार। मेरा सवाल अब ये है कि ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ जब हमने जीती थी तो हमने देखा था कि एक सिलेक्टर ज़रूर जाता था साथ टीम के, जैसे असद शफीक साहब थे गए थे, या साउथ अफ्रीका में हमने देखा था जो हमें कामयाबियाँ भी मिली थी। तो फ्यूचर प्लान्स में हमें नज़र आएगा, जैसे अब 27 के वर्ल्ड कप की अब तैयारी होगी, जो होना था हो गया, अब उसको लेके क्या आगे आपकी फर्दर प्लानिंग होगी? सिलेक्टर साथ होंगे फिर? देखिए इसमें ना दो चीज़ें हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया में ये फार्मूला कभी इम्प्लीमेंट होता है, कभी ये नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया भी या इंग्लैंड भी ऐसे ही करते हैं। वो जो स्पेशली जो होम सीरीज़ है उसमें जो प्लेइंग 11 है, 11 जो है वो सिलेक्शन कमेटी जो है वो अनाउंस करती है। लेकिन हर दफ़ा हर जगह नहीं होता, डिपेंड करता है, क्योंकि उसकी एक रीज़न थी। हमें कोई शौक़ नहीं है कि हम यहाँ बैठ के ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा हो तो हम अपनी 11 की टीम में वोट दें, क्योंकि हम कोच को और कैप्टन को ये लिबर्टी देना चाहते हैं कि वो अपने डिसीजंस करें, क्योंकि उनका काम ही ये है, क्योंकि कैप्टन ने ग्राउंड के अंदर टीम को लड़ाना है, खिलाना है। तो मेरे लिए तो कैप्टन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बंदा कि जिसको आप एम्पावर करें और उसको मौका दें कि वो अपनी 11 की टीम चुने और उसको फिर ग्राउंड में लड़ाए। अच्छा आगे भाई, अब जिस तरह मतलब आप खुद बता रहे थे तनकीद का, अब जब ये वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस हुई है, वो जो फाइनल 11 है वो जब खेलती थी, मैं बात बड़ी क्लियरली करता हूँ कि बाबर आजम को लेके कोच जब बात करता था तो ऐसे लगता था जैसे उसको ज़बरदस्ती किसी ने 11 में डलवाया, क्योंकि वो जो जिस तरह उसके बारे में कहता कि ये इस नंबर पे खेलेगा, इस तरह नहीं हो सकता, इसके अलावा हमने इसका कोई किरदार नहीं देखा। तो अब ये फील आती थी कि शायद कोच और कप्तान को सिलेक्शन कमेटी, स्पेशली आपका नाम जैसे टीवी पे बाद में इसकी तनकीद में आता था कि जी आकिब जावेद डिक्टेट कर रहा है वो जो फाइनल 11 बन रही है। सो इन प्लेयर्स को, बाबर को लेके इनकी जो फाइनल 11 में सिलेक्शन थी उसमें आपकी या सिलेक्शन कमेटी की कितनी इनपुट थी? और ये जो एक मतलब एक खबर चली थी कि खिलाड़ियों को जुर्माने किए जाएंगे, क्या वो हुए हैं? और ये अगर हुए हैं तो आपके ख्याल में ये ठीक है या नहीं होने चाहिए थे? देखिए, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जी सिलेक्शन कमेटी की या मेरी इन्वॉल्वमेंट प्लेइंग 11 में, तो हरगिज़ नहीं है। क्योंकि देखें, जब उसको कोच के साथ एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि 15 कोच और कैप्टन ने मिलके बनाने, प्लेइंग 11 जो है वो कोच और कैप्टन ने मिलके बनानी है, तो उसके बाद फिर हमारा क्या जवाब है? हम खुद ही तो उसको ये राइट दे रहे हैं कि आप इस तरह से इस टीम को चलाओ, तो फिर हम उसको क्यों कहेंगे कि आप बाबर को खिलाओ या बाबर को नहीं खिलाओ? देखिए, इट्स वेरी सिंपल। जो स्क्वाड है, जो डिस्कशन हम शुरू करते हैं, चाहे 20 भी बनते हैं, तो ऑलवेज़ हम कोच को भी कहते हैं आप उसमें बैठो, अब कैप्टन को भी कहते हैं अब उसमें बैठो, 20 मिलके बनाते हैं, फिर आप दोनों फैसला करो कि हमने 15 कौन से रखने। वो हमारी तरफ से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और फिर आपने जो 11 बनाने, उसमें तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई इनको इंटरफेरेंस इनमें हम करें, या हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये काम करने की। फाइन देखिए, वो क्रिकेट बोर्ड की एक बात वहाँ से निकली थी। मुझे ये रिपोर्ट जो मीडिया में आई, अभी तक कोई फाइन किसी को नहीं हुआ। और ये सोच जरूर है कि प्लेयर्स को इतने इंसेंटिव दे दिए हैं, 6-7 करोड़ में प्लेयर बिक रहा है, तो ये उनको इंसेंटिव देने का मकसद था कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। तो अगर वो डिलीवर नहीं करेंगे तो किसी स्टेज पे फिर उनका जो है अकाउंटेबिलिटी का कोई फार्मूला जो है वो बनाया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई फाइन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, अली अहमद। आकिब भाई पूछना है कि प्लेयर्स को सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है? साद मसूद को आपने सेलेक्ट किया, 4 डे में उनका डेब्यू नहीं हुआ, महज 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं। हसीबुल्ला की बात करें, उन्होंने लिस्ट ए में टॉप किया है। अगर गाजी गोरी की बात करें, लिस्ट ए में महज उनके 10 से प्लस मैचेस हैं। तो जिन खिलाड़ियों ने टॉप किया, परफॉर्म किया, आपने उनको सेलेक्ट नहीं किया। आपने शामिल हुसैन को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने शजीब खान को सिलेक्ट नहीं किया। तो ये तो ज़रा बता दीजिएगा क्राइटेरिया हमारा क्या है? जो लड़के टॉप कर रहे हैं उनको परफॉर्म नहीं कर रहे, उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे, जो लड़के नीचे आप उनको सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, कई ऐसी, जैसे आपने साद मसूद की बात की है, तो साद मसूद हमारे एक जो शाहीन जो ए टीम है उसके प्रोसेस के अंदर है। आपने एट टाइम देखना होता है कि फ्यूचर में आपको हर एक कैटेगरी का प्लेयर डेवलप भी करना है।
जैसे ओवर द इयर्स शादाब का एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है टीम के अंदर, रिस्ट स्पिनर हु कैन बैट नंबर 6-7। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो शाहीन के टूर्स में साद मसूद शामिल होता है। और एट टाइम्स जो वो कम मैच खेलने की बात है ना, वो जैसे ही आप पाकिस्तानी टीम में होते हैं या आप शाहीन के टूर पे होते हैं तो आप बहुत सारे मैचेस एट टाइम मिस कर जाते हैं। और लिस्ट ए स्पेशली आपकी जो लिस्ट है, जो 50 ओवर डोमेस्टिक क्रिकेट है, वो डिपार्टमेंट क्रिकेट सिर्फ खेलते हैं। तो एट टाइम्स अगर वो आपने मिस कर दिया ना वो 1 महीना, तो आपका पूरा सीज़न वो गुजर जाएगा विदाउट प्लेइंग एनी गेम। शाहज़ेब हमें बिल्कुल उसके ऊपर, हमने पिछले साल भी गर्मियों में सीज़न शुरू होने से पहले 2 महीने ही वॉज इंजर्ड, उसको बुला के उसका पूरा रिहैब किया, उसको पूरा यहाँ ट्रेंड किया। और हमारे वो जो टॉप जो ग्रुप है जिसने आगे डेवलप होना है वो उसका हिस्सा है। हसीबुल्लाह वर्सेस गाजी गौरी, इसमें जब विकेट कीपर की बात आती है तो हम सरफराज को हम सब अपने से बहुत बेहतर समझते हैं, इनकी राय भी लेते हैं और जो स्टैट्स होते हैं वो भी हम देखते हैं। तो इसके बारे में अगर सरफराज आप थोड़ा सा बता दो तो ज़्यादा रेलिवेंट हो। अस्सलाम वालेकुम सबको। आई थिंक देखें जो हसीबुल्लाह और गाजी गौरी की बात है, अगर आप वैसे देखें तो हमारे पास 3-4 विकेट कीपर जो है ना वो पाइपलाइन में लगे हुए हैं पिछले 2 साल से। हसीबुल्लाह खेल रहे हैं, रोहेल नज़ीर खेल रहे हैं, गाजी गौरी खेल रहे हैं। तो प्राइमली यही था कि एक तो करंट फॉर्म जो है वो गाजी गौरी की बहुत ज़बरदस्ती प्रेसिडेंट ट्रॉफी में जो है वो प्ले ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे, ठीक है। और रिजवान की हमें रिप्लेसमेंट में हम ये देख रहे थे कि कौन ऐसा विकेट कीपर है जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी कर सके और उस रिजवान को कहीं जगह इंजरी हो जाए तो उसको रिप्लेस कर सके। जो प्राइमरी जो बैटिंग ऑर्डर था, रिजवान मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और गाजी गौरी भी ऐसे ही थे जो कि मिडिल ऑर्डर में हमें ऐसा लगता था कि एट द मोमेंट जो है वो विकेट कीपर में बेस्ट चॉइस है जो कि रिजवान के साथ जा सकते हैं। क्योंकि हमें एक डेवलपमेंट जैसे 4-5 लड़के जो हैं वो इस टूर पर नहीं गए, नए लड़के गए हैं, तो डेवलपमेंट के तौर पर जो है वो गाजी गौरी जो है वो एक बेस्ट ऑप्शन था जो कि परफॉर्मेंस जो करंट परफॉर्मेंसेस थी। और उसके अलावा जो हमारे सेटअप में कीपर चल रहे हैं, सारे कीपर देखें कहीं ना कहीं खेल रहे हैं। हसीबुल्लाह भी जो है पहले पाकिस्तान टीम का पार्ट रहे हैं, 4-5 महीने आकिब भाई ने उनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बुला के, रिसेंटली उनकी करंट फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन वो भी अभी सेटअप का ऐसे हमारी सबकी अभी ये डिस्कशन हुई है कि जितने भी हमारा यंग लॉट है उनको अभी जो हमने हमारा जो 3-4 महीने अभी आगे सीज़न में फ्री हो रहे हैं, हमारी नेशनल क्रिकेट अकेडमी रिवाइव हो गई है, तो इंशाल्लाह सबको बुला के वहाँ पे देखेंगे और फिर जो एक बंच ऑफ प्लेयर्स है वो दोबारा निकाल के 2027 के लिए ट्राई करेंगे उसको। उसका शामिल का भी बता। हाँ, और शामिल का भी देखें, शामिल की अगर यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि यार उसको सिलेक्ट कर लिया। देखें शामिल की अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखें, आप उसकी पिछले 2 सीजन की परफॉर्मेंस देखें, चाहे वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रॉफी हो, चाहे वो प्रेसिडेंट वनडे कप हो, तो उनकी बहुत प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेस है। अगर आप जैसे आप देखते हैं कि आपको टॉप ऑर्डर में एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो आजकल की क्रिकेट के हिसाब से लोग खेल रहे हैं, तो आई थिंक उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत शानदार है। बैड लक हो जाती है किसी प्लेयर की कोई परफॉर्मेंसेज नहीं कर पाता ऊपर लेवल पर जाके। बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में शायद उनको एक्सपोजर आने में टाइम लगता है। तो आई थिंक शामिल की जो हमने जो ओवरऑल परफॉर्मेंसेज देखी है वो 2 साल की बहुत शानदार है और बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में वो इंशाल्लाह जो है परफॉर्मेंस करेंगे और लोगों को लगेगा हाँ यार एक टॉप के प्लेयर हैं। और जहाँ तक रही बात लोग उसकी बात करते हैं टेक्निक की, देखें टेक्निक का काम जो है ना वो हर वक्त जारी रहता है। जब आप 20 साल भी खेलते हैं ना तो आप टेक्निक पर हर बंदा कहीं ना कहीं काम करता रहता है। तो अभी यंग लड़का आई थिंक उसको हमें खेलने देना चाहिए और परफॉर्मेंस की वजह से उसने अपनी टीम में जगह बनाई है। आकिब, जब T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम अनाउंसमेंट हुई थी तो उस वक्त भी मैंने एक आपसे सवाल किया था कि अगर खुदा न खास्ता ये डिबैकल होता है, ये टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन कबूल करेगा? हेड कोच करेगा, कप्तान करेगा या आप करेंगे? तो उस वक्त आपने फ्रंट फुट पे आके कहा था कि ये सारी ज़िम्मेदारी मैं कबूल करूँगा। अगर ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं तो इसका कोई तरीक़ाकार भी है कि सिर्फ ज़िम्मेदारी कबूल कर लेने से ही तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं? इसके साथ साथ जो वर्ल्ड कप सारी दुनिया ने देखा, अरबों शायकीन ने, क्रिकेट फैन ने वहाँ पर देखा, 16-18 कैमरे लगे होते हैं। हमने तो किसी मैच में बाबर आजम को या फ़खर जमान को अनफिट होता है नहीं देखा और ना ही कोई ऐसी मैच के बाद या प्रैक्टिस सेशन के बाद रिपोर्ट सामने आई कि वो वहाँ पर अनफिट हुए हैं। लेकिन यहाँ से उनके जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए गए उस हवाले से भी आपने पहले भी कहा कि तहकीकात कर रहे हैं।
इसके साथ साथ नेशनल T20 टूर्नामेंट पेशावर में हो रहा है, वहाँ पर हमारे सिलेक्शन कमेटी के कितने अरकान वहाँ पर मौजूद हैं, या सिर्फ टीवी पर देख कर ही हम उस खिलाड़ियों की सिलेक्शन कर रहे हैं? देखिए, इसमें आपका पहला तो ये सवाल था कि इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। तो उसमें एक सिलेक्टर्स होते हैं जो टीम को सिलेक्ट करते हैं, जैसे आपको बताया भी। आपकी फ़्लाइट है अभी ये करना है, तो आप एक मिसबा से अभी सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, सिंपल सी बात है, आपने कोशिश करनी कि पाकिस्तान टीम को कहाँ पे प्लेयर्स की ज़रूरत है और डोमेस्टिक में कौन उस जगह पे परफॉर्म कर रहा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आकिब भाई ने कही है वो यही है कि एज ए टीम काम करें, कप्तान है या कोच है उसके साथ मिल के टीम सेलेक्ट हो, और जो जिस किस्म के प्लेयर उनको चाहिए जिस पोजीशन पे, हम डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देखें, पोटेंशियल देखें और वो प्लेयर उनको प्रोवाइड किए जाएं उस तरीके से। समटाइम्स कोई कैटेगरी आपके पास नहीं होती तो फिर जिस तरह आकिब भाई ने बात किया, आपको फास्ट ट्रैक भी करने पड़ते हैं प्लेयर, बट ओवरऑल कोशिश यही होगी कि पोटेंशियल परफॉर्मेंस इसको देखते हुए जो रिक्वायरमेंट टीम की है उसके लिए बेस्ट ऑप्शंस दिए जाएं टीम को। मिसबा भाई, आपसे सवाल है, आप इन एंड आउट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे मुख्तलिफ पौधों पे, अब आप फिर एक दफ़ा सिलेक्शन कमेटी में आए हैं, तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको डुअर रोल एक बार फिर देता है, जो कि पहले आकिब भाई उसके नाकिद थे, आपको सिलेक्शन कमेटी के साथ कोचिंग के प्राइस अंजाम देने का अगर कहता है, तो ये ऑफ़र आप कबूल कर लें? यार आप तो बहुत दूर की। अभी देखें, सिंपल सी बात है, मैं कहूँगा कि आप हमेशा लोग कहते हैं कि जी बार बार हम आ जाते हैं, ये वो। बात यह है कि जब अपॉर्चुनिटी आती है पाकिस्तान क्रिकेट को कहीं पे भी सर्व करने की, तो उस पे आप ज़रूर देखते हैं और कोशिश करते हैं आके आप अपना रोल प्ले करें, जहाँ पे भी आप उसकी बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं वो करें। तो एक सिंपल सी चीज़ है, जो भी रोल आपको मिलता है आप उसके मुताबिक जो है आके परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। आप ये नहीं देखते कि ये मिल जाए वो मिल जाए। अभी क्योंकि सिलेक्शन है, या मैं एज ए कंसल्टेंट, बैटिंग कंसल्टेंट अकेडमी में यहाँ पे काम कर रहा हूँ डिफरेंट टीम्स के साथ, तो सारा फोकस उस पे है कि उसमें मैं कितना जो है कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अच्छा मिसबा भाई, आप खुद भी पाकिस्तान टीम के कैप्टन रहे और आपका टेन्योर भी बड़ा कामयाब रहा, तो आप कैप्टन सलमान अली आगा की कैप्टनसी को T20 में कैसे देखते हैं? काफ़ी क्रिटिसाइज़ रहे उनके डिसीजंस के, कुछ क्रूशल मैचेस हम सिर्फ उनके डिसीजंस की वजह से हारते रहे, तो क्या समझते हैं कि जो T20 वर्ल्ड कप 2028 है उसके लिए ये मौजू उम्मीदवार हैं या किसी नए प्लेयर पे फोकस करना चाहिए? देखें, ये पार्ट एंड पार्सल है। आप हमेशा तो आपके डिसीजन ठीक नहीं होते, कभी आप सही डिसीजन होता है, कभी आपका डिसीजन गलत हो जाता है, आप सीखते हैं। और इन टर्म्स ऑफ कैप्टनसी मुझे लगता है अभी बड़े यंग है। मैं अगर अपना भी देखूं तो 2-3 साल के बाद जाके आपको चीज़ें और कंट्रोल आपका वो आना शुरू, जब सिचुएशंस में आप डिफरेंट टाइम आते हैं तो बेहतरी आती है आप में, वरना ये मिस्टेक्स तो ज़िंदगी में चलते हैं। कई दफ़ा आप 10-10 साल भी कप्तानी कर जाते हैं और आपसे वो मिस्टेक्स उन सिचुएशंस में हो जाती हैं। तो आई थिंक कि ठीक है, गलतियाँ होती हैं, हुई हैं, बट आई थिंक इन गोइंग इनटू फ्यूचर, जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे किसी चीज़ पे, तो फिर बार बार वही चीज़ होगी, तो जो भी आएगा गलतियां तो होंगी उससे, तो विद टाइम आपकी इम्प्रूवमेंट होती है। वो कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ज़रूर होनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा आकिब भाई, इधर मेरा सवाल आपसे अब इनका मैं चौधरी साहब का सवाल था। देखो, उसमें एक चीज़ ये है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम भी जब खेलते होते थे तो हम खेल रहे हैं तो बाहर ऊपर एक दो सेलेक्टर्स आके बैठे हुए हैं। अब आज दौर थोड़ा बदल गया है, क्योंकि आज जो अंडर 19 का कहीं भी मैच हो रहा है या अंडर 17 का मैच भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो हमारे जो है एनालिस्ट विंग है उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त एक सिस्टम AMS सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके अंदर हर मैच
रिकॉर्ड होता है, हर मैच हमारे जो यहाँ NCA में इसका फ़ायदा ये है कि आपने जिस भी प्लेयर को जिस बॉलर के अगेंस्ट जिस तरह से जो हम सिलेक्शंस के प्रोसेस से गुज़र रहे होते हैं तो उसको देख रहे होते हैं कि अब एक बंदा अगर वहाँ जाके स्टेडियम में चला भी जाता है तो वो दो बातें किसी से कर रहा होगा, कोई दो बॉलें देख रहा होगा, और वो सारे मैच हर बॉल टू बॉल देखना आज कोई इतना ज़रूरी नहीं रह गया कि आप ग्राउंड में हैं या आप ग्राउंड में नहीं हैं। मेरे से पूछे तो मुझे अभी भी उसमें मुझे ज़्यादा फ़ायदा होता है किसी प्लेयर को जब आप टीवी के ऊपर लगा के उसकी बैटिंग देख रहे हैं या बॉलिंग देख रहे हैं, आप उसको रोक सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी एंगल को देख सकते हैं। तो ये कोई, अब मैं समझता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सिलेक्टर वहाँ जाके अपनी शक्ल दिखा दें तो इससे कोई फ़र्क पड़ता है। दूसरा था आपका सवाल कि हमने कहा कि जी इसकी ज़िम्मेदारी मैं भी लूँगा। देखिए इसमें यह है कि जहाँ तक हर एक स्टेक होल्डर की ज़िम्मेदारी बनती है उसको उसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। अच्छा, दूसरा एक हमारे यहाँ एक बहुत अरसे से ना ये चीज़ चल रही है कि हमारी कोई टीम ऐसे करके हारी है, एहतसाब हो, ठीक है, स्क्रूटनी हो, टांग दो, उड़ा दो, निकाल दो। ये पिछले वर्ल्ड कप से शुरू हुआ, फिर ये चैम्पियंस ट्रॉफी में हुआ, फिर ये एशिया कप में शोर मचा। जब हम हारेंगे हम प्रोटेस्ट पे चले जाएंगे, सारी टीम बदल दो, कप्तान बदल दो, कोच बदल दो, सिलेक्टर्स बदल दो, इवन के चेयरमैन बदल दो। इस काम में हमने कुछ बहुत ज़्यादतियाँ की हुई हैं। अगर आप में से जो भी बंदा इसके ऊपर थोड़ा सा बैठ के सोचे कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो सबसे बड़ी गलती मैं समझता हूँ जो हुई है वो हुई है टॉप मैनेजमेंट से लेके नीचे तक। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट का मॉडल रख लें, अब इसका जाके ना रिसर्च ज़रूर करिएगा, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की क्रिकेट का मॉडल एक तरफ रख लें। मेरा नहीं ख्याल जितनी चेंजेस हमने की हैं वो दुनिया की पूरी टीमों ने इतनी नहीं की, क्योंकि हमारे अंदर वो एक जो टॉलरेंस है ना एकदम कि मैंने इसको मुजरम करार दे के छोड़ना है, तो इससे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरी अगर आप मेरे से जो असल वजह पूछेंगे तो 2009 के बाद आपकी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। जब आपकी श्रीलंका में यहाँ अटैक हुआ है, आपके ग्राउंड बंद हो गए, आपकी एकेडमीज़ बंद हो गई, आपकी 2020 तक तो आपकी क्रिकेट ही नहीं पाकिस्तान में आई। आपकी ना कोई अंडर 19 डेवलप हुई, ना 17 हुई, ना A टीम बनी, ना कोई टीम पाकिस्तान। आज भी बड़ी मुश्किल से वो, जब तक कि उनको प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी ना मिले, टीम में आना मुश्किल है। तो वो जो गैप है आपका 14-15 साल का डेवलपमेंट का जो गैप आया है उसको टाइम लगेगा। अभी पिछले सीज़न 2 महीने शुरू किया था काम, फिर ये सीज़न आ जाता। आपको पता है जब सीज़न आता है तो प्लेयर ने जाके मैचेस खेलने हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगर आप उस नज़र से देखेंगे कि हमने इसका कसूर निकाल के अब उसको बस साल हो गया, अब साल में तो हम 2-2 दफ़ा बदल देते हैं, तो ये साल 1.5 साल से कैसे एक बंदा एक सीट के ऊपर काम कर रहा है। अंडर 19 का आप प्रोसेस देखें, उसमें हमने 4-5 महीने उनकी एकेडमीज़ लगाई हैं, बेहतर रिज़ल्ट आए हैं। आपकी जो शाहीन है A टीम जिसको हम कहते हैं, उसकी अच्छी प्रोग्रेस नज़र आ रही है, अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। वेयर एज़ पाकिस्तानी टीम को भी देखें तो अगर ओवरऑल मैं देखूँ ना अपने आप को कि यार हमने जो किया है ये कहीं हम जाते नज़र आते हैं, क्या कोई चीज़ें को बेहतर हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो इंग्लैंड से सीरीज़ आप जीते, टेस्ट सीरीज़, जो कि कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, और काफ़ी अरसे से हम इंग्लैंड से तो या ऑस्ट्रेलिया से जीतना तो हमारे ख्वाब से भी ऊपर चला गया था। ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज़ आप 27 साल बाद जीते। उसके बाद आप साउथ अफ्रीका गए, आपने हिस्ट्री क्रिएट की जो आज तक कोई टीम क्रिएट नहीं कर पाई। 3-0 वनडे में वहाँ पे साउथ अफ्रीका को हराना। टेस्ट सीरीज़ में भी आपने इतनी ज़्यादा फाइट की, वो एक अनफॉर्चुनेट
मैं कहूँगा जो कि सेंचुरियन का टेस्ट मैच हाथ से आया या निकल गया। उसके बाद हुआ आपका चैम्पियंस ट्रॉफी, उससे हमें हादसा हुआ कि उसमें आई नो कि जैसे इंडिया से मैच होते हैं हम सारे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उससे पहले आपकी जो टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस थी वो ठीक जा रही थी। अभी भी आप देखें तो अभी आपने यहाँ पे साउथ अफ्रीका को सीरीज़ जीती है, श्रीलंका को सीरीज़ जीती है और ऑस्ट्रेलिया को 3-0 सीरीज़ जीती है। आपकी इंडिकेशन यही होते हैं। मुझे आप कहें कि ये टीम वर्ल्ड कप में कैसा करेगी, तो मैं कहूँगा बेहतर करेगी, क्योंकि जो टीम पिछले 3-4 महीने से साउथ अफ्रीका से सीरीज़ जीत रही है, श्रीलंका से जीत रही है, ऑस्ट्रेलिया से जीत रही है, तो आपको होप नहीं थी इस टीम से कि ये अच्छा करेगी। तो मुझे भी वैसी होप पैदा होगी ना कि जो आप रिसेंट टाइम में या पास में आपकी टीम की परफॉर्मेंस, ऐसे थोड़ी हम कह रहे थे कि टीम आपकी हर जगह हार रही है और हम कहेंगे हम जीतेंगे। तो अब आगे जब एक अभी वर्ल्ड कप में अगर आप देखें, ठीक है इंडिया पाकिस्तान मैच हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इमोशनली हम बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं, लेकिन आज तक नहीं जीत पाए। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं मैं दे रहा। 8-0 रिज़ल्ट है, उसमें दुनिया के बेस्ट कैप्टन भी खेले 1975 से लेके ये 2026 आ गया है, उसमें 90s के भी प्लेयर आ गए, उसमें 80s के भी आ गए, उसमें 2000 के भी आ गए, और रिज़ल्ट है 8-0। उसको साइड पे कर दें तो जब आप क्वालिफाई करके सेकंड राउंड में गए हैं, एक मैच में आपकी बारिश हो गई है, एक मैच आप हारे हैं इंग्लैंड से, और तो कुछ नहीं हुआ ना। आपका श्रीलंका का मैच है, वो उस पिच के ऊपर उस मार्जिन से जीतना जो था वो मैं नहीं समझता कि कोई अचीवेबल था कि आप उस जैसी पिच के ऊपर आप उनको 147 पे आउट कर दो। एक मैच आ रहे हैं आप अगले राउंड में जाके, और आप एवरेज से सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं किए। इसको इशू बनाना है बहुत बड़ा है, बट इतना बड़ा इशू नहीं है कि जी हमारी क्रिकेट तबाह हो गई, हम इस काबिल ही नहीं रह गए कि हम दुनिया में कहीं कम्पीट कर पाए। अच्छा आकिब भाई, प्लेयर्स की इंजरीज जो होती है ना, देखिए वो आपको नज़र आया या मुझे नज़र आया, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। उसको कहाँ पे इंजरी हो जाती है, प्रैक्टिस में होती है, मैच में होती है, कैसे होती है, वी डोंट नो। बट अभी जो बात हो रही थी कि हमने फ़खर को पहले सोचा था कि इस टूर्नामेंट में हम मां सदाकत जी इस तरह बच्चे, हम पहले सोचा था कि कुछ भेजेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद आपकी ये 3 वनडे की सीरीज़ है, तो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि दुनिया की सारी टीमें करती हैं। जब पाकिस्तान में भी एट टाइम्स आती हैं, न्यूजीलैंड आए, इंग्लैंड आए, ऑस्ट्रेलिया आए, तो अपने 4-4, 5-5 नए प्लेयर वो लेके आते हैं। तो हमने भी वर्ल्ड कप से पहले भी सोचा था कि वहाँ पे हमने अपनी फुल स्ट्रेंथ नहीं भेजनी, और ये आज से नहीं हम कह रहे, हमने ये जिम्बाब्वे से शुरू किया है कि आप जब ऐसी टूर्स हों, ऐसी टीमें आपकी जाएं, तो उसमें आप अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट दें, नए प्लेयर्स को खिलाएं, ताकि आपकी ऑप्शंस बढ़ें। हमारे यहाँ तो जो रेस्ट करना और कराना जो है ना, वो तो जंग लग जाती है। बाबर आजम को T20 की परफॉर्मेंस पे वनडे में सज़ा दे दी गई। इस सज़ा को हम ये नहीं कह सकते कि यार एक बड़ी कैंपेन थी, एक बड़ा प्रेशर वाला टूर्नामेंट था, उसके बाद जो आपके 3-4 प्लेयर्स हैं उनको रेस्ट दिया, ताकि नए बच्चों को ऐसी ही सीरीज़ में आप खिलाएंगे या आप डायरेक्ट वर्ल्ड कप में सिलेक्ट कर लेंगे। अगर वो करेंगे तो आप तो जंग लगा देंगे इधर के, आपने पाकिस्तान के साथ जुल्म कर दिए। तो इंजरी किसी वक्त भी हो सकती है, मुझे तो नहीं पता कैसी हुई है, बट आज की हकीकत यह है कि बाबर आजम इज़ नॉट फिट टू प्ले, फ़खर ज़मान इज़ नॉट फिट टू प्ले। ये जो आपका दूसरा सलमान मिर्ज़ा है, ही इज़ नॉट फिट टू प्ले। तो क्या अगर हम सेमीफाइनल में चले जाते तो ये क्या फिट टू प्ले होते? क्वेश्चन ये है। अच्छा आकिब भाई, मेरा सवाल यह है कि फॉर्मर क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, शाहिद अफरीदी ने आपके मतलब स्टेटमेंट दिया कि आप सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और वर्ल्ड कप के अंदर जो आपने टीम सेलेक्ट की
वो सोशल मीडिया पर खौफ की वजह से आपने कुछ लड़के ऐसे शामिल किए कि आप पर तनकीद ना हो। बाबर आजम की एग्जांपल मेरा ख्याल है वो देना चाह रहे थे। इस पर आप इनको क्या पैगाम देंगे और क्या वाकई आप सोशल मीडिया से खौफजदा होते हैं? और दूसरा सवाल मेरा सरफराज भाई से है कि हमारे लड़कों के अंदर अग्रेसिव अंदाज नहीं है। फॉर एग्जांपल आप शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग करता हुआ देख लें, वो मार खा रहा है, एक बॉलर को अपना एग्रेशन देना चाहिए, गुस्सा दिखाना चाहिए, बाउंसर मारना चाहिए। कि जिस तरह शुएब अख्तर कहता है कि जब हम खेलते होते थे हमें जब बैट्समैन की गुस्सा दिलाने के लिए मांखें दिखाते थे, कौन नहीं मारते थे, वो भी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। फिर हमारा कप्तान है, प्लेयर को फैंटी लग रही है तो वो गुस्से भी नहीं हो रहा, अगर कोई बैटिंग के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, वैसे कुछ समझा नहीं रहा, तो इसके वाले से आप क्या कहते हैं कि वो अग्रेसिव चीज़ें जो हैं टीम के अंदर उसका फ़ायदा नहीं होगा अगर ये चीज़ें हों तो? देखिए, आपका जो सवाल है ना वो आपका नहीं है। आपका अगर कोई सवाल है तो वो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप एक रेलेवेंस दे रहे हैं कि जी मेरे बारे में शाहिद अफरीदी ने ये कहा है कि मैं सोशल मीडिया से डरता हूँ, मैं उससे डरता हूँ। तो शाहिद अफरीदी मिलेगा तो मैं उससे पूछ लूँगा। आपका कोई सवाल है तो आप मुझे वो बताएं। आप ये कहना कि आपको ये लगता है कि मैं सोशल मीडिया से डरता हूँ और उसकी वजह से हमने जो टीम भेजी थी वो सोशल मीडिया या लोगों से डर के गलत सेलेक्ट की थी। ठीक है, बाबर आजम को इस टीम में नहीं होना चाहिए था। आप ये सवाल करें ना कि आपने बाबर आजम को इस T20 में सिलेक्ट क्यों किया। ठीक है, तो उसका मैं आपको कुछ जवाब दे सकता हूँ। हाँ, एक चीज़ ये करेक्ट कर लें कि मैंने किया था। यहाँ एक वाहिद मैं नहीं हूँ जो लोगों को सिलेक्ट करता हूँ और उनको ड्रॉप करता हूँ। इट्स अ होल एक आपकी सिलेक्शन कमेटी है और वो फैसला करती है, और हम यहाँ पे हमारे पास कोई चीफ सिलेक्टर नहीं है। ठीक है, हाँ, आप ये सवाल भी कर सकते थे जी आप लोगों पे चीफ सिलेक्टर क्यों नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि अगर नहीं है तो उसमें हर्ज क्या है। हर्ज इस तरह से नहीं है, एक हम 4 लोगों ने ये फैसला करना है कि बाबर आजम को इस वर्ल्ड कप में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। अब ये फैसला करना है ना। एक कोच बैठता है, एक कप्तान बैठता है, 4 हम में 2, 6 लोग इसके ऊपर डिबेट शुरू करते हैं कि जी उसको जाना चाहिए या उसको नहीं जाना चाहिए। उसमें कई लोग कहेंगे कि नहीं जाना चाहिए, कोई कहेगा जाना चाहिए। उसकी एक ऊपर एक डिबेट होगी। उसके बाद फैसला ऐसे होगा कि आप मेजॉरिटी क्या समझती है कि उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जब आप एक वाहिद शख्स को ये पावर दे देते हो कि वो किसी भी फैसले में अपनी मर्ज़ी करे, तो वो तो कहीं ना कहीं कई दफ़ा बाइस्ड हो सकता है। लेकिन 6 लोग एक डिस्कशन में एक पॉइंट के ऊपर बाइस नहीं हो सकते। तो जब आप जो कह रहे हैं कि अब वो मुझे पर्सनल वो अटैक करते हैं लोग, तो करना चाहिए उन्हें, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इसलिए नहीं फ़र्क पड़ता क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं उसमें हकीकत नहीं है। ना तो मैं अकेला किसी को सिलेक्ट कर सकता हूँ और ना ही मैं अकेला किसी को टीम से निकाल सकता हूँ। तो आगे भाई जो बात आपने की है, 3 टीम की डेडलॉक आ रही है, कंडीशन ऐसे आ जाए कि सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट के दरमियान इक्वालिटी पे एक डेडलॉक आ जाए, तो फिर आपको नहीं लगता कि जो चीफ सिलेक्टर होता है या कोई ऐसी पोजीशन, ऐसा बंदा जो फैसला किसी साइड पे कर सके, बजाय इसके कि बाद में इक्वालिटी की वजह से कोई फैसला हो और दोनों ही ओन न करें। ये तब आता है जब आपने एक डेडलॉक क्रिएट करना हो। आप जब एक चीज़ के ऊपर डिबेट करते हैं तो उसमें अगर ऐसे तो नहीं है 3-3 वोट हो गए, आप सालिस बीच में बिठा लो, तो ऑटोमेटिकली फिर हम ये समझते हैं कि यार अगर 3 लोग इस चीज़ के ऊपर ये कन्विंस कर रहे हैं कि यार इसको इसमें होना चाहिए। लेट्स से हमारी इसमें लॉजिक क्या थी इसको यहाँ भेजने की, हमने उसको एशिया कप में नहीं रखा था। लेकिन एशिया कप में जब हमारी टीम गई, आपको याद होगा, वहाँ हमें जो चैलेंजेस पिचेस थी उसके ऊपर एक चीज़ का एहसास हुआ कि यार नहीं, यहाँ पे ये 200 वाली पिचेस नहीं है जहाँ 200 रन बने। तो हमें यहाँ पे एक टेक्निकल बैट्समैन अगर आ भी जाए ना कि जो एक तरफ से थोड़ा सा इनिंग को लंबा करे और दूसरी तरफ से लोगों को लिबर्टी मिले कि वो अपना स्ट्राइक रेट हाई रखें, तो हर्ज नहीं है।
और श्रीलंका में चूँकि हमारे मैचेस थे तो वो ज़रूर हमारे दिमाग में था कि एक टेक्निकल साउंड बंदा अगर 15 में है, इसकी गारंटी ये नहीं थी, जब डिस्कशन भी हुई है कि वो 11 में ही उसने खेलना है, ठीक है, ये 11 में उसका रोल कोच और कप्तान नहीं। हाँ, हम तो उसको इवन के 15 में भी ये डिस्कशन ज़रूर थी कि वी आर हैप्पी टू इंक्लूड हिम इन 18, कि जिसमें एक रोल श्रीलंका के अंदर जहाँ पिचेस थोड़ी सी टर्निंग होती हैं, आप जैसे देखा वहाँ पे जो कोलंबो के अंदर मैचेस हुए हैं जो उसमें बड़े बड़े 3-3 4-4 स्पिनर खेले हैं, बड़ी मुश्किल लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। तो जब आपके पास एक ऑप्शन है 15 के अंदर तो उसको आपकी मर्ज़ी है कोच की और कैप्टन की कि कहाँ यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना। अब ये नहीं है कि वो बाबर आजम 15 की स्क्वाड में आ गया तो उसने हर मैच जो वो खेलना ही खेलना है। आप उसमें देखेंगे ना कि यार ये पिच लग रही है कि ये 160 वाली है, इसके ऊपर नहीं बनने 200 प्लस रन, आप उसमें, और यहाँ पे चाहिए कि सॉलिड बैट्समैन, आप वो मैच उसे खिला लो। जहाँ आपको लगता है कि इस मैच में पिच अच्छा है, 200 रन बनने हैं या हमें चाहिए अपना स्ट्राइक रेट बेहतर बनाने के लिए, तो उसमें आपके पास फ़कर बैठे हुए हैं, बाकी प्लेयर्स आप उनको खिला लो। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बाबर आजम अगर 15 में चले गए तो पाकिस्तानी टीम जो है ना वर्ल्ड कप इस वजह से हार गई है, ये रीज़न नहीं है। अच्छा देखें, एक तो आपने सवाल किया कि एग्रेशन, पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि आज की क्रिकेट में और पहले के क्रिकेट में ना बहुत फ़र्क आ गया है। पहले के क्रिकेट में होता ये था कि एक तो कैमरे नहीं होते थे बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये कि रेफरीज भी जो है ना वो इतना एक्टिव नहीं होते थे, कभी आप कूनी मार देते थे, कभी आप बल्ला लगा दिया, कभी आपने हाथों से बॉडी टच हो गया। तो आई थिंक आजकल के चेंज, और हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम खेलते थे वो टाइम गुजर गया, आज का टाइम नया है, हम सबको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, चाहे हम यहाँ बैठे हुए, चाहे हमारे साथी लोग जो है वो टीवी में बैठे हुए, हमारा टाइम जो है वो गुजर गया, नए वालों का टाइम चल रहा है। तो हमें उनके हिसाब से देखना, हर किसी की एग्रेशन कप्तानी करने का तरीका बहुत अलग होता है। मेरा बहुत अलग है, सलमान अली आगा का बहुत अलग है, मिर्ज़ा भाई का बहुत अलग था, सबका बहुत डिफरेंट होता है। तो आई थिंक हमें बंदे के हिसाब से बंदे को जज करना चाहिए और एग्रेशन देखें बिल्कुल दिखाना चाहिए। मैं तो इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि बॉलर आके बॉल करे, छक्का खाए और हंसता हुआ चला जाए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो ग्राउंड के अंदर कोई आपका दोस्त यार नहीं है, अगर आपने क्रिकेट खेलनी है, चाहे वो दोस्त ममालिक भी हो, चाहे वो आपका दोस्त ममालिक ना भी हो, तो मैं तो इस हक में बिल्कुल भी नहीं होता कि भाई आप छक्का खाएं और हंस के चले जाएं। आपको छक्का मारे, आप उसको आगे से फिर अगला बॉल ऐसा करो कि उसको पता चलना चाहिए। तो आई थिंक सबकी अपनी अपनी, और एग्रेशन जहाँ तक रही भाई शहनशाह अफरीदी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको गुस्सा आता है और काफ़ी गुस्सा आता है। जब गुस्सा आता है समटाइम अच्छी बॉलिंग भी करता है, बाउंसर नहीं मारता। तो आई थिंक ये कि हर किसी की अपनी अपनी नेचर होती है, वो उसके हिसाब से क्रिकेट खेलता है। अकब भाई, आप बड़े मतलब ज़फ़र अब्बास बात कर रहा हूँ जी, आप मतलब वसीम भाई, वकार भाई, रज़ाक भाई और सारे शुएब अख्तर बड़े स्ट्रगलर रहे हैं, एंड तक बहुत से हार्ड वर्किंग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके बैकअप में हमारे पास ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनमें आपको अपना रिफ्लेक्शन नज़र आता हो कि ये बंदा फ्यूचर में बहुत नाम बनाएगा? और नंबर 2, क्या आपको लगता नहीं है कि हमें आखिरी 5 ओवर T20s में अपने प्लेयर्स को, बॉलर्स को इतना ट्रेन करना चाहिए कि विकेट टू विकेट बॉल करें ताकि बैट्समैन कहीं भी जाए और वो बॉल अपनी लाइन ना छोड़े? बिल्कुल, मैंने खेली भी है और परसों मैच भी लगा हुआ था शारजा का और मैं देख भी रहा था और अपने आप को देख के भी बड़ी शर्म भी आ रही थी कि हम एक वनडे मैच खेल रहे हैं जिसमें हमने वाइट यूनिफॉर्म पहना हुआ है और रेड बॉल हाथ में पकड़ी हुई है, और उस वक्त मैं देख रहा हूँ कि जो फिटनेस लेवल थे हमारे बहुत बेहतर थे। आप वो अभी मैच देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया को टीम को देखिएगा, इंग्लैंड की टीम को देखिएगा, इंडिया की टीम को देखिएगा, हमारी कुछ बहुत बेहतर फिटनेस लेवल थे, हम बहुत बेहतर थे उनसे। आप जो बात कर रहे हैं ना कि जो हम जो करते थे 40 में कोई आउट नहीं है तो अगले 50 ओवर 6 आउट हो गए हैं, ना वो बॉल रही, ना वो टाइम रहा, ना वो लोग रहे। अब जब तक उससे बाहर नहीं निकलेंगे आपके सवालों का आपको जवाब ही नहीं मिलेगा। आज के दौर में इस पूरे वर्ल्ड कप में सिवाय एक ऐसा बॉलर है बुमराह जिसको भी अब मार पड़नी शुरू होगी, बिकॉज ही इज़ डिफरेंट, ही इज़ नॉट नॉर्मल बॉलर की तरह, ना उसका एक्शन है, वो आता है, वो मैं कहता हूँ वो फास्ट बॉलर्स का उस्मान तारिक है।
कि वो जितनी तेज़ कराता है उस तरह ना उसका फ्लो किसी बैट्समैन का बनता है, ना उसका रिदम बनने वो देता है। तो उसके अलावा मुझे एक बॉलर और बता दें जो इस पूरे वर्ल्ड कप में तमाम टीमों का एक बॉलर जिसको देख के आपको तसल्ली हो कि इसमें वसीम अकरम, वकार यूनस या किसी की रिफ्लेक्शन नज़र आती है। अब नहीं आएगी, क्योंकि पिच और है, फॉर्मेट और है, और आगे जो प्लेयर खेल रहे हैं वो और हैं, और उनकी सारी की सारा दिन प्रैक्टिस ये होती है। जो शॉटें आज लगती हैं हमने तो कभी ख्वाब में नहीं सोची थी। ये हमें तो 40 स्कोर बन जाता था तो सारी रात नींद नहीं आती थी, आज एक ओवर में बन जाता है। तो ये आप ना 90s के उस दौर से ना प्लीज़ उस क्रिकेट का इस क्रिकेट से ना कोई लेना देना नहीं है। और आपको अब सुपरस्टार जो है ना वो नज़र भी कम आएंगे, क्योंकि जो स्क्रीन है ये इतनी तेज़ी से बदल रही है कि ये एक दिन T20, दूसरे दिन वनडे, तीसरे दिन टेस्ट मैच है। और आप आज मुझे बताएं कि आज भी हम क्यों उन हीरोज़ को याद करते हैं जो आज से 30 साल पहले क्रिकेट खेल के ख़त्म हो गए, क्योंकि सारा साल खेलते ही वो थे। हम 5 विकेटें लेके शारजा से इंग्लैंड चले जाते थे, 6 महीने मैच नहीं होता था। आज आपकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है ना वो अगले हफ्ते में वो नीचे आ जाती है। तो इससे 90 से बाहर निकलें प्लीज़। या मुझे बता दें कि बुमराह के अलावा कोई बॉलर दुनिया में अगर नहीं है तो आपको समझ नहीं आ रही कि वो अब दौर ख़त्म हो गया है। आकिब भाई जितनी भी बातें हुई हैं, जो पीछे चीज़ें चल रही हैं, 2-3 चीज़ें देखने में आ रही हैं। एक तो हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और इंटरनेशनल क्रिकेट है आप लोगों की, उसमें एक बहुत बड़ा गैप हमें दिखाई दे रहा है कि जब प्लेयर्स, हम अगर अपने डोमेस्टिक का जो सिस्टम देखते हैं वहाँ पे एक क्राइटेरिया बना हुआ है, सिलेक्शन परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया। ओपनर की जगह ओपनर खेलेगा, मिडल ऑर्डर की जगह मिडल ऑर्डर खेलेगा। उसके बाद वहाँ पे एक हम देखते हैं कि जो बच्चा परफॉर्म करता है तो बाज़ औक़ात एक रीजन का टॉप परफॉर्मर होता है लेकिन उसके कोच को पसंद नहीं आता और वो बच्चा वहीं से सिस्टम से बाहर निकल जाता है। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ हमने देखी है कि हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं, आप लोग जब खेला करते थे तो आप लोग डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देते थे। जब फॉर्म में नहीं आप वापस जाते थे, फर्स्ट क्लास खेलते थे, फॉर्म में आते थे, वापस आ जाते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे जितने प्लेयर्स हैं वो आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, स्पेशली फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। तो कितना अहम है ये प्लेयर्स के डेवलपमेंट ना होने में। और हमारे पास इस वक्त अगर हम टेस्ट क्रिकेट में भी देखें तो बड़ी बॉलिंग करने वाले, बड़ी लंबी इनिंग्स खेलने वाले बैट्समैन और बॉलर्स कम हैं। तो क्या वजह है? अब समझते हैं कि ये भी एक बड़ी वजह है हमारे पास उस क्वालिटी के प्लेयर्स कंसिस्टेंसी ना आने की। देखें, एक चीज़ है कि हमारे यहाँ जो इंग्लैंड बचा है और ऑस्ट्रेलिया बचा है, ये 2 असल में बचे हैं जहाँ आप आज भी जो टेस्ट क्रिकेट है ना वो असल में वैसी है जैसे वो एशेज़ की वजह से जैसे कि हमेशा से थी। हमारे इंडिया ले लें, पाकिस्तान ले लें, श्रीलंका ले लें, बांग्लादेश ले लें, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़। अब ये टेस्ट क्रिकेट सिर्फ इसलिए टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है क्योंकि वो एक फॉर्मेट है जिसकी वजह से क्रिकेट पहचानी गई। और इसी तरह आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, जब प्लेयर यहाँ अवेलेबल होता है तो सारे खेलते हैं यार। अगर आप इसका डाटा भी उस्मान इनसे शेयर भी कर देंगे यार, वो जो पीछे हमने बनाया था, हम हमेशा ये खप डालते हैं जी पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो डोमेस्टिक नहीं खेलते। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये पाकिस्तानी जो प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन इन जो डोमेस्टिक है ना, ये अगर 8 टीमें हैं ना तो कोई 5वें नंबर पे आती है खेलने के रेशो की वजह से। तो ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं खेलते, सारी दुनिया डोमेस्टिक खेल कर पागल हो जाती है। आजकल की जो क्रिकेट है वो हमारे जैसी तो है नहीं। हमारा मैच कोई होगा तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट छोड़ेंगे ना। तो आज के आप अगर पिछले साल में देखें तो आपका कौन सा, मैं तो ये देखते रहता हूँ कि हर महीने हमारे इंडिया से मैच आ रहा है। कभी अंडर-19 का, कोई शहीन का आ रहा है, कोई पाकिस्तानी टीम का आ रहा है। तो अब ये 12 महीने आप क्रिकेट खेलते हैं और उसमें जो लीग्स हैं वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट ही हैं। तो मैं नहीं समझता कि नंबर वाइज प्लेयर कोई, अभी भी देखे कितना प्रेशर है आया है बाबर के ऊपर
कि तुम क्यों नहीं बाबर जो है वो T20 खेल रहा। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने कभी जानबूझ के कुछ छोड़ता है, जो छोड़ता भी तो आप लोग थोड़ी उसे छोड़ते हैं कि जी ये डोमेस्टिक नहीं खेल रहा, घर में बैठा हुआ है और छुट्टियों पे चला गया। अस्सलाम वालेकुम। आकिब भाई, सैयद मौज़म फ्रॉम पीटीवी लाहौर। मेरा तीनों सेलेक्टर से एक सवाल है कि आपने कहा कि हमारे पास एक पूल बना होता है 20-25 खिलाड़ियों का, जिससे हम मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सेलेक्टर्स जो है वो उस खिलाड़ियों का इंतखाब करते आए हैं। अगर मैं सिर्फ आखिरी 4 ICC टूर्नामेंट्स की बात करता हूँ तो यही 20-25 खिलाड़ियों का पूल है, जिससे आपने मुख्तलिफ दौर में कभी एक ड्रॉप हो गया, 2 ड्रॉप हो गए तो अगला टूर्नामेंट वापस आ जाता है। तो हम 2023 की बात करें तो हमने सिर्फ न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और नीदरलैंड को हराया। 2024 में हम सिर्फ आयरलैंड को और कनाडा को हराने में कामयाब हुए। 2026 में हम नामीबिया, USA, नीदरलैंड और श्रीलंका, और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में कोई मैच नहीं जीते, एक बारिश से हुआ और 2 हम हारे। कोई बड़ी टीम नज़र नहीं आती जिसको हमने आखिरी 4 टूर्नामेंट्स में हराया हो। तमाम बड़ी टीम से हम इन टूर्नामेंट्स में हारते आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन 25-20 खिलाड़ियों पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है और PCB की जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस नहीं आ रही है? इन खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को रिटर्न नहीं किया। बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, अगले टूर्नामेंट में फिर उम्मीद करते हैं कि चेंजेस करेंगे, ये अब बैक करेंगे, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे। यही खिलाड़ी हैं जो आखिरी 4 टूर्नामेंट्स खेल तो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो इन्वेस्टमेंट है इनके ऊपर, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसका कोई रिटर्न नहीं है। सारे तो नहीं खेल रहे। अगर आप इस वर्ल्ड कप में देखें तो इस वर्ल्ड कप में और पिछले जो 2 साल पहले वर्ल्ड कप था उसमें कितनी चेंजेस हैं? सर यही 20-25 खिलाड़ी हैं जो कभी कभी कोई ड्रॉप हो रहा है। नहीं उसमें नहीं, आपके वो नहीं थे। आप सिर्फ कह ये रहे हैं कि इस जो टीम है T20 उसमें एक बाबर जो काफ़ी अरसे से खेल रहा है, फ़खर जो पिछले 7-8 साल से खेल रहा है, शहनशाह अफरीदी है, हारिस है, कौन, शादाब है, नवाज है, ठीक है। तो अगर आप दुनिया की कोई भी टीम लेंगे तो आपको पिछले 4 साल की बात कर, 2 साल की कर रहे हैं, 2-3 साल की कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी 2 या 3 साल में वो जो टीम है वो बिल्कुल 50% भी चेंज हो जाए? तो ये कैसे हो सकता है? वो किसकी हुई है? हम जब देखते हैं बांग्लादेश की, वो कल मैं देख रहा बॉलिंग, वो मुस्तफ़ीज़ ही करा रहा है, तस्कीन ही करा रहा है, और एक लड़का उनका वो तेज़ बॉलर आया। हम इंडिया की बात करते हैं तो उनमें मुझे तो कोई है, अभिषेक एक आया है, नया आया है, बाकी वही प्लेयर हैं। आप इंग्लैंड को देखते हैं, वही प्लेयर हैं। तो ये क्रिकेट में आप ऐसे नहीं होता कि आप हर सीज़न जो है वो एक नई टीम बना के खड़ी कर दें। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट स्पोर्ट्स टू डेवलप अ प्लेयर। और आपकी टीम जो जीते ना, उसकी एक ज़रूर देखना कि वो टीम पिछले 2-3 सालों से उसमें हार्डली 1 या 2 चेंज होंगी, वो टीम जीतेगी। हमारी प्रॉब्लम ही ये है कि हमें हर वक्त जो है वो चॉपिंग करनी है। ये सिलेक्टर है, इसको मिटा दो, ये कोच है, इसको मिटा दो, ये प्लेयर है, ये दोबारा नज़र ना आए। पीछे फैक्ट्री नहीं लगी होती। एक एक प्लेयर को ट्रेंड करके इंटरनेशनल क्रिकेट में लाना। अभी जो शामिल हुसैन बेचारे का क्या हाल कर रहे हैं, आपको पता है कि इंतज़ाम की जो शुरू के 10-12 मैच वो क्या थे? वो तो 92 वर्ल्ड कप में वो खुद इनकार कर गया था कि मैंने नहीं खेलना। सईद अनवर का आपका करियर सामने, आपके पता है आपको वो क्या हुआ था उस बेचारे के साथ। ये आसान नहीं होता कि आप डोमेस्टिक से पकड़ो और एकदम से जाके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके आप 8 प्लेयर डाल दो और आपको वर्ल्ड कप जिता के आ जाएंगे। और इतने ही आसान हो प्लेयर डेवलप करना। तो ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल हुआ है, उनके वो कमेंस और स्टार्क जो हैं वो थोड़े से ऑफ कलर हुए हैं, तो उनको मुसीबत पड़ी हुई कि हम बॉलर लाएँ किधर से। जैसे आप सोचते हैं ना, वैसे ये क्रिकेट हो नहीं सकती। आप एक एक प्लेयर लाते। अभी हमने कहा कि यार हमें
बहुत साल हो गए, शादाब एक प्लेयर है, उसकी हमें रिप्लेसमेंट चाहिए, हम वो साद मसूद को रेडी कर रहे हैं किसी तरीके से, हो सकता है अगले वर्ल्ड कप में वो उसके लिए रेडी हो जाए। माँ सदाकत है, शामिल हुसैन है, तो इस तरह के और भी प्लेयर्स हैं। अब जब उनको चांस देते हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं होता किसी से कि वो बांग्लादेश के खिलाफ भी इस बच्चे को क्यों खिलाया। ये ज़रूर है कि आपके वर्ल्ड कप की बात करें तो 2009 में एक हम T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, एक ही जीते हैं ना, और आप 50 ओवर में एक ही वर्ल्ड कप जीते जो 92 में जीते हैं। उसके बाद ना तो कभी इंडिया से कोई मैच जीते और एक दफ़ा फाइनल में गए 99 में। तो वर्ल्ड कप जीतना या ना जीतना, अब एशिया कप के फाइनल में चले गए तो अच्छा भी खेल गए पर जीते तो नहीं है ना। तो ये कुछ रियलिटीज़ हैं जिनको ज़िंदगी में लेके चलना पड़ता है। थैंक यू।